जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि आज शाम तक पीईटी का फॉर्म निकाल दिया गया। अब पीईटी 2022 से बहुत लोगों को या मान लीजिए सभी लोगों को लगभग बहुत निराशा मिला, क्योंकि सामान्य जो ग्रेजुएट लोगों के लिए जो पोस्ट की उम्मीद की गई थी उतनी पोस्ट निकली नहीं। सिर्फ एक आपका ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ की जो थी उसी की पोस्ट निकली। उसके बाद बाकी आपको एक्सरे टेक्नीशियन और जो भी पोस्ट थे वो सामान्य ग्रेजुएट वालों को नहीं देखने को मिला, बल्कि वो स्पेशलाइज्ड पोस्ट निकला। आपके पास स्पेशल डिग्री है तभी आपको वो मिला, फॉर्म भरने का मौका मिला उसमें आपको। 2023 के इस मौके को आपको किसी भी तरीके से नहीं गंवाना है, क्योंकि हमारे और आपके पास जो मौका है हमें उस पर चलना है। हमें मौक़ों को भुनाना है, हमें गंवाना नहीं है। तो हमारी तरफ से क्या हो सकता है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो सकती है जो कि हमें करना है। अगर हम इस चीज़ में पड़ गए कि अब ये भी फॉर्म उसी तरीके से निकल जाएगा, इसमें भी कुछ पोस्ट नहीं आएगी, तो देखिए ये सोचना पूरी तरह से भी गलत नहीं है, क्योंकि 2021 और 22 से बहुत आशा नहीं मिला है। लेकिन 23 को भी अगर आप इसी निराशा से निकाल देंगे तो फिर जो अगर आने वाली भी पोस्ट होगी, जैसे लोअर पीसीएस का आने का चांस है। आपका अभी तक लोअर पीसीएस नहीं आया, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी पोस्ट जो है वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग को मिल चुकी है, उसका अध्याचन मिल चुका है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके अलावा और भी कई सारी पोस्ट है, जैसे आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है सचिवालय में। ये वही कंप्यूटर असिस्टेंट के लोग हैं जो कि प्रमोट होकर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बनते हैं, आरओ बनते हैं, जिसका आपको हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है यूपी पीएससी से। तो इस तरह की भी तमाम ऐसी पोस्ट हैं जिनका आना बाकी है, प्लस ये इलेक्शन ईयर है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 का जो पीईटी है वो 2021 और 22 की तरह तो प्रूफ नहीं होगा। तो इस मौके को आपको कैसे भुनाना है, उसके ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, ये है आपका सिलेबस। आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और ये आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने बता दिया गया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन और नंबर दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो देखिए, पहले हम उन टॉपिक्स को ध्यान में रख के बात करते हैं जो सिलेबस आप कॉमन पढ़ते हैं सभी के लिए। तो आपको पीईटी के इन सिलेबस के लिए, इन टॉपिक्स के लिए बहुत अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, आप में से जिनको इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम देना है, जो उनके लिए पढ़ रहे हैं, जो आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, किसी यूपी पीसीएस के लिए आपने एग्ज़ाम दिया या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप उसमें पीईटी को भी शामिल कर सकते हैं, उसमें आपका कवर हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, तो यहाँ तक जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये जैसे इंडियन हिस्ट्री के इन्होंने 2 टॉपिक लिख रखे हैं 5-5 नंबर के, तो यानी 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री आएगी, जिसमें आपका एक रहेगा भारतीय इतिहास, ये भारतीय इतिहास, और दूसरा होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये भारतीय इतिहास जो है ये आपका एंशियंट और मिडिवल, प्राचीन काल और मध्यकालीन दोनों कवर हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका 1857 की क्रांति, मतलब 1857, 1850s ले लीजिए आप, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री जानते हैं, आधुनिक भारत जानते हैं, उसमें कवर हो जाएगा। तो यानी कि हिस्ट्री आपका अच्छा रोल निभा रहा है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 नंबर के, तो हिस्ट्री आप जैसे सबके लिए पढ़ रहे हैं वही आपको यहाँ भी काम आएगा। 2021 का मतलब 2022 का पीईटी का पेपर कैसा था, मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा। मेरे उसमें कितने नंबर थे, उसमें कैसा पेपर का पैटर्न था, कहाँ दिक्कत आ रही थी, वो हम लास्ट में एक बार बात कर लेंगे। अभी एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। उसके बाद आपके सामने क्या है, 5 नंबर की ज्योग्राफी है। उसके बाद क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की। इसमें बेसिक भी आ सकता है और करंट के 1-2 क्वेश्चन होंगे तो उनको भी शामिल कर सकते हैं ये लोग। जैसे आपकी जीडीपी के ऊपर आ गया, जैसे आपका कोई विदेशी मुद्रा पे कोई अभी कोई टॉपिक बनाओ, कोई मतलब न्यूज़ आया हो, वो आपका कवर हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर आपका कवर हो जाएगा। तो ये सब आपका यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको 5 नंबर का है, मिल जाएगा। जनरल साइंस जो आप पढ़ते हैं वो आपको 5 क्वेश्चन 5 नंबर के मिल जाएंगे। अब यहाँ तक तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप जीएस के लिए हर जगह पढ़ते हैं। और 2 टॉपिक और इम्पॉर्टेंट, ये 5-5 के अलावा जीएस में जो आप हमेशा पढ़ते हैं, एक ही आपका करंट अफेयर्स 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के करंट अफेयर्स में आएंगे। और करंट अफेयर्स पिछली बार भी
हमेशा की तरह एक अच्छा रोल निभा रहा था। मतलब ये सब जो जनरल टॉपिक्स थे इसमें तो लोगों के अगर किसी के 70 क्वेश्चन में 67 सही थे, 65 सही थे, तो करंट अफेयर ऐसा था आपका कि 10 में से किसी के 9 भी सही थे, 8 भी सही थे, 2 भी सही थे, 7 भी गलत हो गए, 8 भी गलत हो गए, 4 भी गलत हो गए, तो उसमें मार्जिन और एज आप उस पर ले पा रहे थे करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। ये जनरल अवेयरनेस आप जीके की तरह मानिए, जैसे पोर्ट्स कौन कौन से हैं ये आ गया, आपका किसी संगठन के बारे में आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया की कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देके पूछ दिया इनका ये कहाँ किस शहर में है। उसके बाद आपका जो भी जीके में आप चीज़ें पढ़ते हैं जो लूसेंट में आप अक्सर पाते हैं, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन मेल, फर्स्ट इन फीमेल, ये सब जो रिकॉर्ड्स हैं। जनरल कोई अवार्ड दिया जाता है, वो अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये स्पोर्ट्स है, ये इंडेक्स है, इसको कौन पब्लिश करता है, ये सब जो जनरल। जो करेंट वर्ड है वो तो आपके अगले 10 क्वेश्चन में शामिल हो जाएगा, लेकिन जो आपका इसमें जनरल चीज़ें हैं, अच्छा ये बताइए वर्ल्ड बैंक है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये कौन से इंडेक्स को रिलीज़ करता है। तो जो जनरल है कि कौन से इंडेक्स को रिलीज़ करता है, ज़रूरी नहीं कि पिछले 6 महीने में इंडेक्स रिलीज हुआ हो, आया हुआ हो, तो वो आपका किस पार्ट में चला गया, जनरल अवेयरनेस में चला गया। लेकिन करंट अफेयर में कौन सा पार्ट आएगा, जो अभी पिछले 4-5 महीने में आया होगा। और पीटी का एग्ज़ाम अगर मान लीजिए नवंबर में है, जैसा कि उम्मीद है कि नवंबर में आपको ये एग्ज़ाम देने को मिलेगा, तो उसके पिछले 5-6 महीने, 4-5 महीने और ख़ास करके जो पिछले 2 से 3 महीने के करंट अफेयर्स हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने के करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। और ख़ास करके जो पिछला 2 से 3 महीना है, जैसे नवंबर में एग्ज़ाम है तो अगस्त से आपका करंट अफेयर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए। उसके पहले का करंट अफेयर है तो आप उसको नॉर्मल तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पिछला 3 महीने का है तो उसका आपको एक अवार्ड भी नॉर्मल सा कोई आ रहा है जिसमें इंडिया वाले कुछ जीते हैं, कहीं पे भी है इंडिया शामिल है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको वो प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। उसके पहले का है, 3-4 महीने पहले का करंट अफेयर है, तो उसमें आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो देख सकते हैं। बहुत हर चीज़ में ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 20 नंबर की यहाँ जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स, और बाकी ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये 20 और ये 30, हाँ ये 30 और 20 50, तो 50% तो वही है जो आप जनरल तरीके से पढ़ रहे हैं। अगले 50% में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे अधिक चुनौती लेकर आएंगे, वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये यहाँ आप देख रहे हैं ग्राफ और तालिका की व्याख्या। पिछली बार 2022 का जो पीटी था उसमें 4 क्वेश्चंस आए थे, एक क्वेश्चंस के 4 ग्राफ मान लीजिए, और एक ग्राफ के 5 क्वेश्चन बने थे, तो 2 ग्राफ के 10 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, 2 ग्राफ के 10 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, 4 ग्राफ 20 क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था, इसमें आपको मेहनत करना है। अगर आपको पीटी में 70, 75, 80, 85 नंबर का एक टारगेट रखना है, जो कि आपको लोअर पीसेस को अगर आपको देना है तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट कम आती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। परसेंटाइल का क्या खेल होता है वो मैं आपको अच्छे से फिर कभी बता दूंगा, बट आप मान के चलिए कि अगर आपके 75 प्लस है, 80 है, 80 प्लस है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर लोअर पीसीएस है जिसमें मान लीजिए 200 पोस्ट आती हैं, 500 पोस्ट आती हैं, तो 500 में अगर 20 गुना भी करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, 10,000 बच्चे तक पहुँचेंगे। तो अब 30 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं, पिछली बार 25 लाख के करीब बच्चे बैठे थे, 37 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, 25 या 26 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। तो अगर मान लीजिए 30 लाख बच्चे इस बार एग्ज़ाम देते हैं, 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो 30 लाख में अगर आपका 1 परसेंटाइल आता है, 99 परसेंटाइल आता है, तो इसका मतलब कि 30 लाख के जो 1% बच्चे हैं आप उनसे पीछे हैं। 1% 30 लाख का हो गया 30,000, यानी आपके 99 परसेंटाइल के बावजूद आपकी रैंक होगी 30,000। तो 30,000 का मतलब क्या हो गया कि 500 तक की लोअर या किसी और तरह की कोई वैकेंसीज आती है नॉर्मल ग्रेजुएट की, तो आप उसमें भी 3 गुना ज़्यादा रैंक पा चुके हैं। आपको 10 से 15,000 में आना है तो आपके पास 99.5, 99.6 परसेंटाइल होना चाहिए। परसेंटाइल के खेल को हम बाद में समझ लेंगे, अभी यहाँ टॉपिक को देख लेते हैं। तो ये 50 नंबर और 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब जो ये देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश 5 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के 5 क्वेश्चन। ये जनरल हिंदी सामान्य हिंदी देखिए, और एक देखिए अपठित हिंदी गद्यांश।
ये 10 नंबर के रहेंगे लगभग। तो ये 10 और ये 5 15 हिंदी, ये हिंदी आप कर सकते हैं। इस 5 नंबर के लिए आपको कौन से टॉपिक के लिए पढ़ना होगा, टॉपिक भी उसमें सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस पे भी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जैसे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, और जो आपका हो गया समास हो गया, और ये आपका पर्यायवाची, विलोम, इस तरह के जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द, जो कॉमन टॉपिक है, जो आप आरोग्य के लिए भी पढ़ रहे हैं और जो कुछ आपने इधर पढ़ लिया, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तो ये 10 टॉपिक पढ़ लिया, तो इन्हीं में से ही घूम फिर के वो 5 क्वेश्चन बन जाता है। और 10 नंबर के जो अपठित गद्यांश हैं, इसमें आप गद्यांश पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 नंबर की इंग्लिश आती है, ये भी इंग्लिश आप काफ़ी हद तक इसको सही कर सकते हैं, तो 20 नंबर आप यहाँ से एकत्रित कर सकते हैं। तो अब इसमें इस पूरे सिलेबस में जहाँ मेन फोकस आपको करना है, वो मेन फोकस आपको कहाँ करना है, ये जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा और कैलकुलेशंस आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 20 क्वेश्चन आपको इस ग्राफ के करने हैं। एक ग्राफ का आपका एवरेज मान के चलिए 7-8 मिनट के ऊपर नहीं लगना चाहिए। मतलब आप चारों क्वेश्चंस को अगर आप 35 मिनट, आधे घंटे या 35 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगले जो 80 क्वेश्चन है उसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। अभी जो 50 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और ऊपर के जो जीएस के टॉपिक हैं, इसमें 2 ही चीज़ होगा, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो आपको देख के बस केवल ऐसे टिक करना होगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बहुत ज़्यादा यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे कि उसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट सोच रहे हैं और लॉजिक से उसका आंसर निकाल रहे हैं। पता होगा नहीं पता होगा, बस 2 चीज़ें होंगी। तो अटेम्प्ट करने के लिए आप इधर उधर भले ही थोड़ा सा ज़्यादा उसमें तुक्का मार सकते हैं, वरना उसमें नॉलेज का ही खेल है सारा, आपके इन्फॉर्मेशन नॉलेज का ही खेल है इस जीएस में। जहाँ लॉजिक लगना है, जहाँ माइंड लगना है, जहाँ आपको थोड़ा समय देना है, प्रैक्टिस करके जाना है, वो ये ग्राफ और तालिका की व्याख्या, ये जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियोज़ के जरिए कुछ ग्राफ की प्रैक्टिस करवा दूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी इसके लिए, और ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। आप पहले से आपको पता हो कि कैसे क्या करना है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस थोड़ी कर लेंगे, शॉर्टकट्स को थोड़ा सीख लेंगे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग, और ये लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और ये मैथ्स के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस ग्राफ के बावजूद रीजनिंग और मैथ्स का आपको मिलेगा। तो इसका मतलब 30 क्वेश्चन, 70% सिलेबस एक तरफ है, ऐसे 70% 70 क्वेश्चन है जो शायद आप तेज़ी से 1 घंटे में भी कर सकते हैं। लेकिन अगले 1 घंटे के अंदर 4 ग्राफ के क्वेश्चन, 10 रीजनिंग, मतलब 5 रीजनिंग और 5 मैथ्स, ये 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये 30 क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। ये जो 70 क्वेश्चन है, इसमें किसी के 65 भी सही होंगे, 60 भी सही होंगे, 58 भी सही होंगे, 55 भी सही होंगे। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ पे, अगर इस 70 में आपने मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही कर दिए, और इस 30 क्वेश्चन में जो कि मैथ्स, रीजनिंग और ग्राफ है, जहाँ पे आंसर आपके सामने लिखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज का खेल नहीं है, आपके एप्लीकेशन का खेल है। आपने जो प्रैक्टिस किया है, आपके पास एक थ्योरी है, आपकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 30 में से आपके 27 भी सही हो गए, 26 भी सही हो गए, तो 26 और उधर 70 में से आपने ला दिए 60 अगर आपने 55 भी ला दिए, तो 55 और 25 कितने मिलके बन गए? 80 नंबर बन गए आपके। अगर 50 उधर सही किए 70 में से, और इधर भी आपने 20 सही कर दी, तो आपके 70 नंबर बन गए। तो ये 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 30 इस 70 पे भारी पड़ जाते हैं एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। मेरी 2-3 वीडियोज़ और इसमें स्ट्रैटेजी पे आ जाएगी। देखिए एग्ज़ाम में जो मैंने पिछली बार गलती की थी 2022 में, मैंने ग्राफ को पहले स्टार्ट कर दिया था। हो सके तो ये गलती आप मत कीजिएगा, ग्राफ को पहले स्टार्ट मत करिएगा। पहले अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए, अपनी मजबूती पे काम करिए। जब तक कि आपकी ग्राफ, मैथ और रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त नहीं है, आप कभी एसएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे आपने अगर की रखी है, तब तो ठीक है, आप इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेरा आपके लिए सजेशन, सुझाव यही रहेगा कि आप पहले अपने इन 70 क्वेश्चंस को खेलिए, इनको प्रॉपर तरीके से 1 घंटे में कंप्लीट करिए।
और अगला जो 1 घंटा 50 मिनट जो भी आपके पास टाइम बचे, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और ग्राफ के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस रहेगी, कैलकुलेशन की थोड़ी स्पीड बनी रहेगी, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर वाला टाइम रहता है, क्योंकि स्कोर करने का एक प्रेशर रहता है। यहाँ पे प्रेशर आपको किसी डायरेक्ट, आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं मिलना है, लेकिन जो जॉब पाने के लिए आपको अगला एक स्टेज का एग्ज़ाम देना है, वो इसी पीटी के एग्ज़ाम के थ्रू देना है। तो आपको जो प्रेशर होता है ना स्कोर करने का, कि 75+ लाना होगा वरना ये पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक लगभग कैंडिडेट्स अपने मनचाहा पोस्ट पाने के लिए इस एग्ज़ाम को देते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि चलो ठीक है 60 नंबर आ गए, 65 आ गए, तो अब देखते हैं क्या मिलता है। सबकी कोशिश होती है कि अच्छा नंबर लाया जाए, तो वो वहाँ प्रेशर होता है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने ये ग्राफ वाली गलती की थी स्टार्टिंग करके। मेरे शुरू में लगभग 20-25 मिनट दो ही ग्राफ को करने में लग गए थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अगर 4 ग्राफ को करने में मेरे 1 घंटे निकल गए शुरू के, तो फिर अगले 70 क्वेश्चंस का प्रेशर वो आने लगता है। तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस करके ग्राफ के, और फिर उसके बाद जीएस को किया। जब जीएस बहुत तेज़ी से कंप्लीट हुआ, तब मुझे सिर्फ 2 ग्राफ के क्वेश्चंस और कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन दिखे। इसमें मेरे 80 मार्क्स थे रॉ मार्क्स, और ओवरऑल नॉर्मलाइज होके मेरे 84 मार्क्स थे। 15 सितंबर 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। 15-16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। 80 मार्क्स उसमें थे, और नॉर्मलाइज होकर मेरे 84 मार्क्स थे। तो 84 मार्क्स पे मेरे 99.8655 ऐसे कुछ परसेंटाइल बने थे। तो इतने नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी रेगुलर पढ़ाई चल रही है, इसको आप अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। आपने आरओ का टारगेट ले रखा होगा, कुछ लोग बीपीएससी के लिए दे रहे होंगे, कुछ लोग साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी लेके चल रहे होंगे। तो जो अपने टारगेट है उस पर टिके रहिए। इसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है पीटी के लिए। जो ये एक्स्ट्रा ये जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा देख लीजिएगा, इनको आपको कंप्लीट करना है। और मुझसे जो हो सकेगा, और स्ट्रैटेजी वीडियो जो भी बनाना होगा, या इन पे जो क्वेश्चंस पे ग्राफ पे कुछ बताना होगा, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आपके सामने पीटी का लेखा जोखा है जो 2023 का है। अच्छा मौका है, जाने मत दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।